यूपी चुनाव के शंखनाद के साथ ही तमाम समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। सूबे में अगड़ों और पिछड़ों के वोट बैंक की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस बीच दलित नेता चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का एसपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया और गठबंधन में पेंच की क्या है इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि क्या यूपी में इस बार का चुनाव 1990 के दौर में मंडल बनाम कमंडल के फॉर्मूले पर लड़ा जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। कि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। यूपी में सत्ता की चाबी किसको मिलेगी ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उस चाबी को हथियाने की कोशिश में लगे नेताओं की ये दो तस्वीरें काफी अहम हैं, क्योंकि यूपी की चुनावी सियासत इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। यूपी में सीटें 403, जिनमें पिछड़े वर्ग की 89 जातियों का वोट हासिल करने वाले और सुरक्षित सीटों में से 65% पर जीत दर्ज करने वाले के हाथ में होती है सत्ता के अगड़ा बनने की चाबी। और इस चाबी को हासिल करने के लिए अब सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से जाति गुणागणित बैठा रहे हैं, ताकि जब चुनाव के नतीजे आए तो सत्ता की चाबी उनके पास हो। इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा नारे के साथ आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों में ओबीसी वर्ग में सिर्फ यादव वोट पाकर चुनावी राजनीति में पिछड़ते अखिलेश इस बार बाकी ओबीसी वोट के दम पर सत्ता के सिरमौर बनना चाहते हैं। लेकिन जाति के जोड़ तोड़ और गुणा गणित का समीकरण बैठाने में मशगूल अखिलेश यादव ने दलितों के नेता और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर को नाराज कर दिया है। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं। सवाल ये है कि क्षेत्र और जातियों के हिसाब से गठबंधन करने वाले अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण के साथ चुनावी दोस्ती क्यों नहीं की? इसका जवाब भी जातीय रणनीति के पीछे ही छिपा है, क्योंकि चंद्रशेखर दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो दलित युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से दलित बीएसपी के वोटर हैं। अखिलेश दलित वोटरों का बंटवारा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर अखिलेश चंद्रशेखर को अपने साथ जोड़ते तो सूबे के 21% दलित वोटरों का बंटवारा होना तय था, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब तक 6 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में उनके सामने टिकट बंटवारे की दिक्कत तो होती ही। बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर अलायंस बन जाए
क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ था। अब दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि हैं, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर और तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर की दोस्ती कबूल न करके बीएसपी के वोट बैंक से कोई छेड़छाड़ नहीं की, वहीं बीजेपी से आए 2 मंत्री समेत 7 विधायकों को अपनी साइकिल पर सवार करवाकर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक का गणित बैठाने की कोशिश की। 1990 के दशक में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई थी। एक बार फिर 32 साल बाद वक्त का पहिया उसी 90 के दशक की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भी चुनावी जंग मंडल बनाम कमंडल की ही नजर आ रही है। लेकिन बदले हुए माहौल में सभी राजनीतिक दल मंडल के फॉर्मूले पर चलकर एक दूसरे से 20 साबित होने की कोशिश में हैं। शुरुआत अखिलेश यादव ने की। तमाम ओबीसी वर्ग के नेताओं को समाजवादी पार्टी में लाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसी दांव पर वार कर रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी 2014 से सूबे में नंबर 1 बनी हुई है। दांव बहुसंख्यक वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट का है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने 80% बनाम 20% की बात कही। उसका मतलब समझने के लिए आंकड़ों को देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगड़ी जाति में आने वाले 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य और 84% अन्य अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया था। पिछड़ों में 23% यादव, 80% कोयरी कुर्मी, 84% अन्य पिछड़ों ने साथ दिया। SC/ST में 17% जाट और 48% अन्य SC जातियों ने बीजेपी गठबंधन के खाते में वोट दिया था। इस तरह 80% बहुसंख्यक वोट का हिस्सा पाकर यूपी में 8 साल के अंदर 3 चुनाव में बीजेपी नंबर 1 बनी हुई है। अब बीजेपी के इसी फॉर्मूले को तोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य 85 बनाम 15 का फॉर्मूला लेकर आए हैं, जिसका मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है बीजेपी का असल वोट बैंक सिर्फ सवर्ण है। यूपी में सवर्णों की आबादी 15% है। दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी 85% बताई जाती है। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी फॉर्मूले को तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जो उसके पहले चरण के टिकट बंटवारे में भी दिखाई दिया। पहले चरण में बीजेपी ने 107 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए, जिनमें से 68% सीटें ओबीसी, एसपी और महिला उम्मीदवारों को दी हैं। पार्टी ने ओबीसी के 44 उम्मीदवार और एससी समुदाय से 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। हम जो किए थे, कहे थे, वो कर रहे हैं।
मैं आप लिस्ट को, कुछ चीज़ों को काम मैं अमित जी आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इस बार जब अंत तक, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स, जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। इसके अलावा पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले कुछ सालों में भले ही बीजेपी सबका साथ सबके विकास का नारा देते हुए सबको साथ लेकर चलने का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने ही बीजेपी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार के चुनाव में भी सबका साथ सबके विकास का नारा ही सफल होगा या पिछड़े नेताओं को साथ लेकर समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी नैया को पार लगा पाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादवों को छोड़कर बाकी सभी जातियों का भरपूर साथ मिला, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2017 में जो जातीय समीकरण बीजेपी के साथ था, अब अखिलेश यादव उसको अपने साथ लाने में हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में देखना यह है कि किसकी रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।